नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी प्यारे बच्चों का मेरे इस YouTube चैनल पर नमस्कार है। देखिए बच्चों, पहले हम आपको नमस्कार करते हैं कि आप हमारे चैनल पर आए। अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि हम आपको आज के इस वीडियो में क्या पढ़ाने वाले हैं। देखिए, कक्षा 10वीं की NCERT की जो आपकी बुक है, उसकी जो गणित है, गणित क्लास 10 बोर्ड एग्जाम गणित का अध्याय 7 और चैप्टर 7 अध्याय 7 का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। आज से हमारा ये नया अध्याय शुरू हो रहा है और इस अध्याय में मैं आपको बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा। कि इसका पहला वीडियो है एपिसोड 1। इसमें हम पूरा आखिरी तक पढ़ेंगे इस अध्याय को, बारीकी से समझेंगे। आपको सामने एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठना है। पहले बारीकी से पूरे फोकस्ड के साथ, पूरी एनर्जी के साथ आपको समझना है और समझने के बाद आपको उसको उतारना है और उतारने के बाद रफ कॉपी में एक एक सवाल को 2-2, 3-3 बार करके देखना है। अगर आपने इतना कर लिए तो आपको गणित में 100 में से 100 नंबर लाने से किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। हमारा अध्याय का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। देखिए, इसमें सूत्र होते हैं। सबसे पहले मान लो कि एक बिंदु ये हो गया, इस बिंदु को मैंने ए नाम दिया, इस बिंदु को मैंने बिंदु ए नाम दिया और एक बिंदु ये हो गया, इस बिंदु को मैंने बिंदु बी नाम दिया। अब इस बिंदु ए के निर्देशांक है x1, y1 और इस बिंदु बी के निर्देशांक है x2, y2। आप देख सकते हो, बिंदु ए के निर्देशांक है x1, y1 और बिंदु बी के निर्देशांक है x2, y2। और हमको अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो जब कभी भी हमको इस प्रकार के सवाल आए, और इस अध्याय में आपको इसी टाइप के सवाल देखने के लिए मिलेंगे। एक बिंदु हो गया हमारा ए, बिंदु ए के निर्देशांक x1, y1। एक बिंदु हो गया हमारा बिंदु बी, इसके निर्देशांक है x2, y2 और हमको इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी सूत्र का उपयोग होता है। दूरी सूत्र, उसको आपको लिखना है। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है? यहां पर आप देखेंगे दूरी सूत्र क्या होता है। बिंदु ए के निर्देशांक है x1, y1। बिंदु ए के निर्देशांक है x1, y1 एवं बिंदु बी बिंदु बी के निर्देशांक क्या है? बिंदु बी के निर्देशांक है x2, y2। बिंदु बी के निर्देशांक है यहाँ पर आपके x2, y2। ये पहला बिंदु ए हो गया x1, y1, दूसरा बिंदु बी हो गया x2, y2 के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी निकालना है। तो उसका एक सूत्र होता है, उसी सूत्र को हम दूरी सूत्र कहते हैं। ए बी बराबर क्या होता है? सूत्र होता है हमारा यहाँ पर ए बी बराबर होता है करनी में x2 माइनस x1 की घात 2 धन y2 माइनस y1 की घात 2। ये होता है हमारा दूरी सूत्र। पहला बिंदु हो गया ए, बिंदु ए के निर्देशांक है यहाँ पर हमारे x1, y1 और दूसरा बिंदु हो गया हमारा बिंदु बी के निर्देशांक है x2, y2। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बराबर हो जा रहा है करनी में x2 माइनस x1 की होल घात 2, x2 माइनस x1 की होल घात 2। ये सूत्र आपको याद करना है, कंठस्थ कर लेना है। बिल्कुल कोई भी इंसान पूछे तुरंत बन जाना चाहिए। इसी सूत्र से आपके पूरे सवाल हल होंगे। x2 माइनस x1 की होल घात 2 धन, अगला है y2 माइनस y1 की होल घात 2, y2 माइनस y1 की होल घात 2। ये होता है हमारा यहाँ पर दूरी सूत्र। हमारा दूरी सूत्र क्या होता है? हमारा दूरी सूत्र यहाँ पर होता है x2 माइनस x1 की होल घात 2 धन y2 माइनस y1 की होल घात 2। ये होता है हमारा दूरी सूत्र। ये क्या होता है? ये होता है हमारा दूरी सूत्र x2 माइनस x1 की होल घात 2 धन y2 माइनस y1 की होल घात 2। ये होता है हमारा दूरी सूत्र। इस दूरी सूत्र की सहायता से हम किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। अब मान के चलो कि एक बिंदु हो गया ए, एक बिंदु हो गया ए, एक बिंदु हो गया पी। इस बिंदु को मैंने पी मान लिया। इसके निर्देशांक हो गए आपके 0, इसके निर्देशांक है आपके मान लो x, y।
बिंदु P के निर्देशांक देखते हैं आपका x, y है, और एक बिंदु हो गया आपका ये वाला बिंदु O के निर्देशांक हो गया आपका 0, 0। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। जिस बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं बच्चों। क्या बोला मैंने यहाँ पर ये कहा कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। और यहाँ पर एक बिंदु P है, बिंदु P के निर्देशांक यहाँ पर दिए आपको x, y। तो किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, क्या कह रहा हूं मैं, बारीकी से समझिए। किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी निकालने का एक सूत्र होता है ना। दूसरा सूत्र होगा हमारा पहला सूत्र। दूसरा सूत्र कोई भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र है ना। देखिए बिंदु P के निर्देशांक x, y। बिंदु P के निर्देशांक x, y। बिंदु P x, y की मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। मूल बिंदु 0, 0 से दूरी। किसी बिंदु P x, y की मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0 से दूरी सूत्र हो जाएगा यहाँ पर आपका। देखिए ये हो जाएगा आपका x की घात 2 धन y की घात 2। आपको क्या करना है, किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी निकालना है तो करनी के अंदर x की घात 2 धन y की घात 2। ये यहाँ पर आपका सिंपल सा सूत्र होता है। इस सूत्र की सहायता से आप किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कर सकते हो। इस सिंपल से सूत्र की सहायता से आप किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कर सकते हो। किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से आप दूरी का पता लगा सकते हो। किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से आप दूरी का पता लगा सकते हो इस सिंपल से सूत्र की सहायता से। आपको सिंपल यहाँ पर 2 ही सूत्र याद करना है। पहला सूत्र 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, करनी के अंदर x2 - x1 की घात 2 धन y2 - y1 की घात 2। करनी के अंदर x2 - x1 की घात 2 धन y2 - y1 की घात 2। और किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी बराबर हो जाएगा करनी में x का वर्ग धन y का वर्ग, x का वर्ग धन y का वर्ग। यहाँ पर आपके 2 सूत्र है, आपको 2 सूत्र याद करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको और कुछ भी याद नहीं करना है। अब हम सवाल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सवाल करेंगे। अब यहाँ पर हम कुछ सवाल करेंगे। देखिए पहला सवाल यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 1। पहले सवाल यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्या बिंदु 3,2 ऋण 2, ऋण 3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए ये किस प्रकार का त्रिभुज है। यदि हाँ तो बताइए, यदि हाँ तो बताइए यह किस प्रकार का त्रिभुज है। यह किस प्रकार का त्रिभुज है। यहां पर आप देख सकते हो हमारा सवाल क्या बोल रहा है, क्या बिंदु, यहां पर 3 बिंदु दिए हुए। कितने बिंदु दिए गए, 3 बिंदु दिए गए। पहला बिंदु 3,2, दूसरा बिंदु ऋण 2, ऋण 3 और तीसरा बिंदु दिया है 2,3। क्या ये तीनों बिंदु मिल करके किसी त्रिभुज का निर्माण करते हैं? क्या ये तीनों बिंदु मिल करके कोई त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ ये तीनों बिंदु मिल करके कोई त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए यह किस प्रकार का त्रिभुज है। तो यहाँ पर हमको ये बताना है कि जो त्रिभुज है ये किस प्रकार का त्रिभुज है, ये किस तरह का त्रिभुज है, ये किस टाइप का त्रिभुज है। यहाँ पर हमको यह बताना है। अगर हम बनाते हैं तो किस प्रकार का त्रिभुज है।
देखिए ये पहला बिंदु दिया है, इस पहले बिंदु को मैंने मान लिया बिंदु ए, बिंदु ए मान लिया, और बिंदु ए के निर्देशांक होगा 3,2, इसके निर्देशांक होगा 3,2। एक बिंदु ये वाला दिया है, इस बिंदु को मान लूंगा बिंदु बी, इसको मैंने मान लिया बिंदु बी, और बिंदु बी के निर्देशांक यहाँ पर दिए ऋण 2, ऋण 3, इसके निर्देशांक दिए ऋण 2, ऋण 3। एक बिंदु यहाँ पर और दिया, इस बिंदु को मान लूंगा बिंदु सी, और बिंदु सी के निर्देशांक दिए है 2,3, बिंदु सी के निर्देशांक यहाँ पर कितने दिया है, बिंदु सी के निर्देशांक दिए है 2, ऋण 3। क्या ये तीनों बिंदु मिलकर के एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो देखिए दोस्तों, जांच करने का एक सिंपल सा नियम होता है, एक सिंपल सा तरीका होता है जांच करने का। त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। उसके लिए हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे, मतलब इस भुजा का मान निकाल लेंगे। उसके बाद फिर हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे, ये बिंदु सी है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे, ये बीसी का मान हो जाएगा। और फिर हम ए और सी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे, वो आपका एसी का मान हो जाएगा। फिर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों भुजाओं का योग इससे ज्यादा आना चाहिए, फिर इन दोनों भुजाओं का योग इससे ज्यादा आना चाहिए, और इन दोनों भुजाओं का योग इससे ज्यादा आना चाहिए। अगर किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक आता है, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक आता है, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक आता है, अगर किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक आता है, तो भैया ये तीनों बिंदु मिलकर के त्रिभुज बनाते हैं। और हमको ये बताना है कि त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है। त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। अगर तीनों दूरियों का मान बराबर आया, मतलब तीनों भुजाएं बराबर आई, मतलब ये दिया गया त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा। दूसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप अलग अलग होती है, उसको हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगला होता है समद्विबाहु त्रिभुज, सम यानी समान, द्वि यानी दो, और बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजा बराबर होती है, उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हमको ये सबसे पहले यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हमको यहाँ पर ए बी का मान निकालना पड़ेगा, दो बिंदु के बीच की दूरी, बीसी का मान निकालना पड़ेगा, और एसी का भी मान निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लगाएंगे सबसे पहले दूरी सूत्र। यहाँ पर हम डालेंगे हल, हल डाल करके लिखेंगे यहाँ पर हम दूरी सूत्र। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र होता है हमारा बिंदु x1, y1, पहला बिंदु हो गया x1, y1, और दूसरा बिंदु हो गया आपका x2, y2। ये हो गया आपके दो बिंदु। पहला बिंदु क्या हो गया? पहला बिंदु हो गया x1, y1, और दूसरा बिंदु क्या हो गया? दूसरा बिंदु हो गया x2, y2। ये दो बिंदुओं है ना, बिंदु के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, पहला बिंदु हो गया x1, y1, दूसरा बिंदु हो गया x2, y2, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। दूरी सूत्र क्या होता है? होता है करनी में x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 की घात 2 धन, x2 माइनस x1 की घात 2 धन, ये वाला बिंदु हो गया y2, और ये वाला बिंदु हो गया y1, y2 माइनस y1 की घात 2, y2 माइनस y1 की घात 2। ये होता है हमारा दूरी सूत्र। दूसरे वाले बिंदु का पहला पद x2, फिर इसका पहला पद x1, x2 माइनस x1 की होल घात 2, x2 माइनस x1 की होल घात 2 धन, इसका दूसरा पद y2, इसका दूसरा पद y1, y2 माइनस y1 की होल घात 2, y2 माइनस y1 की होल घात 2। ये होता है हमारा क्या? दूरी सूत्र। यहाँ पर हमारा ये निकल करके आता है। अब देखिए, अब इसी प्रकार मैं निकाल लूंगा ए बी का मान। किसका मान निकाल रहा हूं? ए बी का मान। ए बी, भुजा ए बी का मान ज्ञात करूंगा। पहला बिंदु हो गया ए, दूसरा बिंदु हो गया बी। पहला बिंदु में ये वाला पद हो गया x1, और ये वाला पद हो गया y1। पहला बिंदु x1, y1, सूत्र से तुलना कर रहा हूं। इस पहले बिंदु ए में ये वाला पद हो गया x1, और ये वाला पद हो गया y1, और दूसरे बिंदु बी में ये वाला पद हो गया x2, और ये वाला पद हो गया y2।
तो सूत्र होता है हमारा x2 माइनस x1, मतलब इस कोष्टक का शुरू वाला माइनस इस कोष्टक का शुरू वाला, x2 माइनस x1, मतलब इस कोष्टक का शुरू वाला x2 माइनस इस कोष्टक का शुरू वाला x1, इस कोष्टक का शुरू वाला x2 माइनस इस कोष्टक का शुरू वाला x1। तो इस कोष्टक का शुरू वाला x2 का मान कितना है, ऋण 2 है, यहां पर रख देंगे ऋण 2, फिर माइनस सूत्र का माइनस, फिर इस कोष्टक का शुरू वाला x1, इसका मान 3 है, यहां पर रख देंगे कितना 3, होल घात 2 का हो जाएगा होल घात 2, धन का हो जाएगा धन। अब इस कोष्टक का बाद वाला y2 माइनस इस कोष्टक का बाद वाला y1, y2 माइनस y1, इस कोष्टक का बाद वाला y2 इसका मान है ऋण 3, इस कोष्टक का बाद वाला y2 इसका मान है ऋण 3 माइनस इस कोष्टक का बाद वाला y1 इसका मान यहां पर दिया है 2, तो मान यहां पर रख देंगे कितना 2, और होल घात 2 को हो जाएगा होल घात 2। अब आगे हल करेंगे, AB को हो जाएगा यहाँ पर आपका AB बराबर का बराबर, करनी की रह जाएगी यहाँ पर हमारी करनी, 2 भी ऋण का है और 3 भी ऋण का है, तो ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है। क्या कहा मैंने यहाँ पर कहा कि ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है और ऋण का चिन्ह आता है, ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है और ऋण का चिन्ह आता है। 3 भी यहाँ पर ऋण का है और 2 भी यहाँ पर ऋण का है। आप देख सकते हो दोनों की दोनों संख्या यहाँ पर ऋण वाली है, यहाँ पर आप देख सकते हो 3 भी यहाँ पर ऋण का है और 2 भी यहाँ पर क्या है आपका ऋण का है। तो ऋण ऋण वाली संख्या हमेशा जुड़ती है और चिन्ह काय का आता है, चिन्ह आता है ऋण का। तो ऋण का 3 और ऋण का 3 दोनों को हम जोड़ देंगे, 3 और 2 हो जाएंगे आपके 5, और ये भी ऋण का है और ये भी ऋण का है, तो चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर काय का, ऋण का चिन्ह यहाँ पर आपका आ जाएगा। 3 भी ऋण का है 2 भी ऋण का, तो ऋण का 3 और ऋण का 2 हो जाएगा यहाँ पर ऋण का 5, घात 2 हो जाएगा घात 2, धन का हो गया धन। अब 3 यहाँ पर ऋण का है 2 भी यहाँ पर ऋण का है, तो ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है और ऋण का चिन्ह आता है। ऋण का 3 और ऋण का 2 हो जाएगा ऋण का 5, और घात 2 हो जाएगा आपको घात 2। इस प्रकार यहाँ पर हम जोड़ सकते हो। AB हो जाएगा यहाँ पर आपका AB बराबर का बराबर, करनी हो जाएगा यहाँ पर आपका करनी। अब ऋण का घात 2 लिखा है यहाँ पर, ऋण की घात कितनी लिखी है, 2 लिखी है, तो ऋण का वर्ग क्या हो जाएगा, ऋण की घात 2 मतलब ऋण का 2 बार गुना होगा, ऋण गुणा ऋण, और ऋण गुणा ऋण हमेशा होता है धन, याद कर लो बिल्कुल, ऋण गुणा ऋण क्या होता है, धन होता है। तो ऋण की घात अगर सम संख्या है, ऋण की घात अगर सम संख्या है तो वो हमेशा क्या हो जाती है, धन हो जाती है। और 5 का वर्ग, 5 की घात 2, 5 का वर्ग मतलब हो जाएगा 5 गुणा 5, और 5 गुणा 5 पचम कितना होता है, 25 होता है, धन का हो जाएगा धन। अब ऋण की घात 2, तो ऋण गुणा ऋण हो जाएगा हमारा धन, और 5 की घात 2 मतलब 5 गुणा 5, और 5 गुणा 5 होता है पचम 25 होता है। इस प्रकार यहाँ पर हम इसको भी जोड़ सकते हैं। AB का हो जाएगा यहाँ पर हमारा AB बराबर हो जाएगा बराबर, करनी का हो जाएगा यहाँ पर हमारा करनी, 25 धन 25, 25 और 25 कितने होते हैं, 25 धन 25 यहाँ पर होते हैं हमारे 50, 25 और 25 को जोड़ने पर हमको कितना प्राप्त होगा, 25 और 25 को जोड़ने पर हमको 50 प्राप्त होगा। अब हम 50 के निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड, अब हम क्या निकाल लेंगे, अब हम निकाल लेंगे 50 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 50 करनी के अंदर है ना, 50 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। सबसे पहले जी इकाई में 0 तो 2 का भाग जाएगा, 2 का पहाड़ है सब 5 से आगे न बढ़े, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 बार गया, 2 दूनी 4, 2 का पहाड़ है सब 5 से आगे न बढ़े, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितने बार गया, 2 बार गया। 5 में से 4 गए, बच गए यहाँ पर आपका 1 पे 0 हो जाएगा आपका 10। अब 2 का पहाड़ है सब 10 से आगे न बढ़े, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 2 4 2 5 10, 5 बार जाके क्या जाएगा, 5 बार जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारा 25। अब फिर हम 5 से भाग देंगे, 5 का पहाड़ ऐसा पड़ोगी 25 से आगे ना बढ़े, 5 का पहाड़ ऐसा पड़ो 25 से आगे ना बढ़े, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 24 पचम 25, 5 बार जाएगा, पचम 25। फिर 5 का पहाड़ ऐसा पड़ोगी 5 से आगे ना बढ़े, 5 एकम हो जाएगा यहाँ पर आपका 5, 5 एकम हो जाएगा यहाँ पर आपका कितना 5 हो जाएगा। तो 50 को हम क्या लिख सकते हैं, करनी का जाएगा आपका करनी, 50 को हम लिख सकते हैं, 50 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 5, 50 को हम लिख सकते हैं, 50 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 5, 50 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 5, 50 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 5। इस प्रकार से 50 को लिख सकते हैं।
ए बी का हो जाएगा यहाँ पर आपका ए बी बराबर का हो गया बराबर करनी का हो जाएगा यहाँ पर आपका करनी। अब देखिए 2 का हो जाएगा यहाँ पर आपको कितना 2 हो जाएगा गुणा यहाँ पर 5 गुणा 5 है 5 यहाँ पर 2 बार आ रहा है तो 5 की घात 2 लिख सकते हैं बराबर का हो गया आगे बराबर। अब देखिए 5 की घात 2 है तो वर्ग से करनी कट जाती है और 5 करनी के बाहर आ जाएगा। 5 की घात 2 तो 5 करनी के बाहर आ गया। करनी का यहाँ पर बचेगा आपका कितना करनी बचेगा और करनी के अंदर 2 है तो 2 का बचेगा यहाँ पर आपका 2 5 करनी 2 कितना आ गया 5 करनी 2 यहाँ पर आपका आ गया। इसके बाद 5 हो जाएगा आपका 5 गुणा करनी 2 का मान कितना होता है करनी 2 का मान कितना होता है करनी 2 का मान कितना होता है करनी 2 का मान होता है 1.44 करनी 2 का मान होता है 1.41 होता है ठीक है। करनी 2 का मान होता है 1.41 होता है ना। करनी 2 का मान कितना होता है 1.41 होता है। इसको मैं चेक कर लेता हूं तो √2 वैल्यू इतना ही होता है ना तो मेरे माइंड से कभी कभी निकल जाता है। करनी 2 का मान होता है 1.41 कितना होता है 1.41 होता है। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे अब दोनों को गुणा करना है 5 का हो गया 5 दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं मतलब गुणे का चिन्ह है। करनी 2 का मान कितना होता है करनी 2 का मान होता है 1.41 होता है। अब गुणा करने में क्या होता है बच्चों यहाँ पर आप देखोगे करना कुछ नहीं है गुणा करने में हम कुछ नहीं करेंगे दशमलव को भूल जाओ पहले नॉर्मल गुणा करो 5 का 5 अब 5 का गुणा ऐसे करो 5 का हो जाएगा आपका 5 का गुणा 4 से कर दो 5 हो जाएगा आपका 20 का शून्य हासिल का 2 5 गुणा ऐसे करो 5 का हो जाएगा 5 और 2 जाएंगे यहाँ पर आपके 7 2 संख्या से पहले यहाँ पर दशमलव है तो 2 संख्या से पहले यहाँ पर आ जाएगा दशमलव 7.05 कितना जाएगा 7.05 लगभग इसी के आसपास आएगा यहाँ पर आपका लगभग इसके आसपास यहाँ पर आएगा आपका। ए बी का मान कितना आ गया ए बी भुजा का मान ए बी भुजा का मान आ गया 7.05 कितना आ गया ए बी का मान कितना निकाल लिया हमने ए बी मान निकाले 7.05। अब जिस प्रकार हमने यहाँ पर ए बी का मान निकाले है उसी प्रकार अब हम बी सी का भी मान निकालेंगे फिर हम ए सी का भी मान निकालेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर हमको और भी मान निकालना पड़ेगा सेम इसी प्रकार इसी पैटर्न पर हमको मान निकालना पड़ेगा समझ रहे हो आप। इसी प्रकार इसी पैटर्न पर हमको मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करो जितना मैंने यहाँ पर बोर्ड में लिखवाया हूं ना तुरंत अभी कापी में इतना नोट करो कापी में अगर आप कापी में नोट नहीं करोगे या खाली समझोगे बस तो आगे आगे 5 हो जाएगा भैया और पीछे पीछे 7 हो जाएगा कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। तो अभी कापी लो फिर कापी नहीं होगी तो रफ कापी लो और गणित का इतना मोटा रजिस्टर बनाओ और जितनी गणित में पढ़ा रहा हूं उतना पूरा पूरा उतारते भी चलो आ रहा समझ में। कापी में पहले इतना उतारो इतना उतार ली जल्दी से ठीक स्क्रीन शॉट ले लो इसका स्क्रीन शॉट लेके भरोगे मत रहना पहले बोल दे रहा हूँ निपट जाओगे। पेन निकालो कापी निकालो पहले लिखो इसको इतना और इतना जब तक वीडियो आगे मत देखना ठीक इतना लिखो। अब इतना लिखने के बाद मैं आगे करवा रहा हूँ ठीक इतना इसको रोक लो स्क्रीन पोस्ट करके इसको रोक लो और इसका पूरा उतारो। अब इसके बाद आगे करवा रहा हूँ पूरा डायग्राम बनाओ पूरा सवाल उतारो सब कुछ उतारो प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलो तो ही आगे काम आएंगे ठीक। अब इसके आगे का है ना अब इसके आगे करवाता हूँ मैं इसके आगे का भी देखेंगे अब देखिए मैंने एडी के बीच की दूरी निकाल दिया। अब मैं निकालूंगा बीसी के बीच की दूरी इसके बीच की बीसी के बीच की दूरी। अब निकालूंगा मैं बीसी के बीच की दूरी बीसी बराबर करनी में सूत्र होता है हमारा दो बिंदु पहला बिंदु x1, y1 और दूसरा बिंदु यहाँ पर हमको दिया है x2, y2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है इस कोष्टक का पहला वाला x2 इस कोष्टक का पहला वाला x1 x2 माइनस x1 की होल घात 2 x2 माइनस x1 की होल घात 2 फिर इस कोष्टक का बाद वाला y2 और इस कोष्टक का बाद वाला y1 y2 माइनस y1 की होल घात 2 y2 माइनस y1 की होल घात 2। तो यहाँ पर BC के बीच में निकाल रहा हूं मतलब पहला बिंदु हो गया B दूसरा बिंदु हो जाएगा C। तुलना करेंगे तो पहला वाला हो जाएगा x1 कोमा ये वाला हो जाएगा आपका y1 और इसकी तुलना करेंगे हम तो पहला वाला हो जाएगा आपका x2 कोमा दूसरा हो जाएगा यहाँ पर आपका y2। सूत्र क्या होता है
x2 माइनस x1 की होल घात 2, मतलब इस कोष्टक का शुरू वाला x2 जिसका मान है 2 और इस कोष्टक का शुरू वाला है x1 जिसका मान है कितना, ऋण 2। x2 माइनस x1 की होल घात 2, फिर धन लगा करके इस कोष्टक का बाद वाला y2 और इस कोष्टक का बाद वाला y1, तो y2 का मान है ऋण 3 और y1 का मान है ऋण 3, ऋण 3 माइनस ऋण 3 की होल घात 2। यहाँ पर लगाएंगे कोष्टक, कोष्टक में इस कोष्टक का शुरू वाला x2 और इस कोष्टक का शुरू वाला x1, x2 का मान है यहाँ पर आपका 2, x2 का मान है 2, x2, फिर माइनस लगेगा सूत्र का x2 माइनस, फिर इस कोष्टक का शुरू वाला x1, x1 का मान है ऋण 2, तो ऋण 2 को हम लिखेंगे कोष्टक में क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सूत्र का ऋण आपका जे वाला आया, फिर x1 का मान है आपका ऋण 2 है, तो ऋण 2 आपने यहाँ पर ये लिखेंगे, फिर कोष्टक बंद करेंगे, फिर घात 2 का हो जाएगा घात 2, धन का हो जाएगा धन आगे, फिर y2 इस कोष्टक में बाद वाला हो जाएगा आपका y2 का मान कितना दिया, y2 का मान ऋण 3 दिया है, तो y2 का मान रख देंगे ऋण 3, y2 माइनस y1 माइनस, तो यहाँ पर एक सूत्र का लगा y1 इस कोष्टक का बाद वाला y1 का मान है ऋण 3, तो y1 का मान रख देंगे यहाँ पर कितना, ऋण का 3, घात 2 का हो जाएगा यहाँ पर आपका घात 2। इसके बाद BC का हो जाएगा यहाँ पर आपका BC बराबर का बराबर, करणी का हो जाएगा यहाँ पर आपका कितना, करणी, अब ब्रैकेट का ब्रैकेट 2 का हो गया 2, ऋण गुणा ऋण, और ऋण गुणा ऋण होता है यहाँ पर आपका धन, 2 का हो जाएगा 2, घात 2 का हो जाएगा घात 2, धन का हो जाएगा धन, ब्रैकेट में ऋण 3 का हो जाएगा ऋण का 3, ऋण गुणा ऋण होता है यहाँ पर आपका धन, और 3 का हो जाएगा 3, घात 2 का हो जाएगा यहाँ पर आपका घात 2। और इसके बाद BC का हो जाएगा BC बराबर का बराबर, अब करनी में 2 धन 2 की होल घात 2, 2 होते हैं यहाँ पर हमारे 4, और 4 की होल घात 2 मतलब होल घात 2, धन का हो गया धन, 3 यहाँ पर ऋण का है, 3 यहाँ पर धन का है, 3 में 3 का 0 बचेगा, 3 में 3 का कितना बचेगा, 0 बचेगा, यहाँ पर हम धन को ले लिखेंगे। अब आगे वर्ग से करनी कट गई, सिर्फ कितना बचेगा आपका 4 बचेगा, वर्ग से करनी कट गई, यहाँ पर हमारा सिर्फ कितना बचेगा, यहाँ पर हमारा सिर्फ 4 बचेगा, यहाँ पर हमारा सिर्फ कितना बचेगा, 4 बचेगा, क्लियर है, कितना बचेगा यहाँ पर हमारा 4 बचेगा। यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, 4 बचेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला बिंदु 3,2 है, पहला बिंदु यहाँ पर हो गया 3,2, दूसरा बिंदु यहाँ पर ऋण 2, ऋण 3 है, दूसरा बिंदु होगा ऋण 2, ऋण 3, और तीसरा बिंदु है 2,3, तो तीसरा बिंदु 2,3 है, गलती से यहाँ पर मैंने ऋण लगा दिया, 2,3 है। देखिए x1 का मान 2 और x2 माइनस x1, x2 का मान हो गया 2, x1 का मान हो गया ऋण 2, तो x2 माइनस x1 की होल घात 2 धन। अब y2 का मान कितना है, तो y2 का मान यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ऋण 3 लिख दिया हमने, y2 का मान कितना है, सिर्फ 3 है, y2 मतलब इसका सेकंड वाला 3 है, तो y2 का मान कितना हो गया 3, माइनस y1 का मान हो गया ऋण 3, माइनस सूत्र का y1 का मान ऋण 3। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो 3 का हो जाएगा 3, और ऋण गुणा ऋण हो जाएगा यहाँ पर आपका धन, और 3 का हो जाएगा आपका कितना 3। इसके बाद ऋण 3 का होगा 3, ऋण गुणा ऋण होगा धन, और 3 का होगा 3, घात का होगा घात 2, 3 धन 3 और 3 कितने होते हैं आपके, धन का हो गया धन, 3 धन 3 और 3 होते हैं यहाँ पर आपके 6, घात 2 हो जाएगा घात 2। इसके बाद BC का हो जाएगा यहाँ पर आपका BC बराबर का बराबर करनी का करनी, 4 की घात 2 मतलब 4 की घात 2 मतलब 4 गुणा 4, 4 का वाले 4 से 16 होता है, धन का हो गया धन, 6 की घात 2 मतलब 6 गुणा 6, और 6 कितना होता है, 36 होता है, बराबर का हो गया बराबर, करनी का जा रहा है यहाँ पर आपका करनी, जोड़ देंगे 36 को 16 में जोड़ेंगे, इकाई वाला से इकाई वाला, 6 और 6 जाएगा 12 का 2, हासिल का 1, 3 और 1 4 हो गया 5, जो होगा यहाँ पर आपका 52। BC को जाएगा यहाँ पर आपका BC बराबर 52 को हम लिख सकते हैं, 52 को हम लिख सकते हैं 13 गुणा 4, क्योंकि 13 चौक कितना होता है, 13 चौक होता है यहाँ पर आपका 52, 13 चौक कितना होता है 52 होता है, 52 को हम लिख सकते हैं 13 चौक 52।
या फिर यहाँ पर आप देखोगे तो हम क्या करेंगे, 52 को हमको करनी से बाहर निकालना है, 52 को हमको क्या निकालना है, करनी से बाहर निकालना है, वर्ग से करनी काटना है, तो उसको हमको 52 का वर्गमूल लेना पड़ेगा। मैं आपको 52 का वर्गमूल निकाल के दिखाता हूँ। करनी में लिखा है 52, करनी में लिखा है यहाँ पर आपको 52 का वर्गमूल। 8वीं क्लास में आपने विधि पढ़ी होगी वर्गमूल निकालने की। यहाँ पर लिखेंगे हम कितना 52, यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 52 लिखेंगे। अब कोई ऐसी संख्या सोचो जिसका वर्ग 52 से कम हो। 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 3 का वर्ग 3 की 9, 4 का वर्ग 4 से 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 37, 49, 49 52 से कम पड़ता है। और अगर हम 7 से बढ़ा के 8 ले लेंगे तो 8 का वर्ग 80 80 64 हो जाएगा, जो 52 से बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लेंगे 7, 7 यहाँ पर लिखेंगे तो 7 को यहाँ पर लिखना पड़ेगा और 7 को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब गुणा करो, 7 गुणा 7 37 30 हो जाएगा यहाँ पर आपका 49, 7 गुणा 7 37 हो जाएगा 49। इस वाले को हम जोड़ देंगे और इस वाले को यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। 7 धन 7, 7 और 7 हो जाएगा यहाँ पर आपका 14। अब 52 में से 49 को माइनस करेंगे तो 12 में से 9 गए 3 बचेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। अब यहाँ पर 14 बचा। अब यहाँ पर भाग नहीं जा रहा तो यहाँ लग जाएगा दशमलव और यहाँ पर डाल देंगे डबल जीरो। इसके बाद ऐसी संख्या सोचो कि उसका उसी में गुणा करने पर 300 के आसपास आए तो लगभग कितने बार जाएगा यहाँ पर आपका, लगभग यहाँ पर जाएगा आपका 2 बार। यहाँ पर हम 2 लेके चलते हैं, 2 यहाँ पर लेता हूँ मैं 2। अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूँ तो मुझे नीचे भी 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 एक कम 2, 2 लिया तो 2 से राशि। अगर मैं यहाँ पर 3 लेता तो ये 300 से आगे बढ़ जाता। क्लियर। अब इस वाले को हम जोड़ देंगे, इस वाले को हम यहाँ पर घटा देंगे, जोड़ हो जाएंगे आपके 4, 4 का हो गया 4, 1 हो जाएगा 1, है ना। तो 7.2 आएगा लगभग। करनी 52 का वर्गमूल कितना आएगा, 7.2 आएगा। करनी 52 का वर्गमूल कितना आएगा, 7.2 आएगा। फिर अपने करने वाली चीज करनी 52 का वर्गमूल कितना आएगा, 7.2 आएगा। ये भी रहेगा आपका लगभग में, काय में रहेगा, लगभग में रहेगा 7.2। बीसी का मान कितना आया, बीसी का मान आया आपका 7.2 निकल करके आया। क्लियर है। बीसी का मान कितना निकल के आया, 7.2 निकल करके आया। अब यहाँ पर आप इतना उतारिए, तो मैं यहाँ पर आपको इतना उतारना है, इतना उतार लीजिए। अब बीसी का मान भी यहाँ पर हमने निकाल चुके हैं, बीसी का मान यहाँ पर हमने निकाल के लेके आ चुके हैं। अब बीसी का मान निकालने के बाद अब यहाँ पर मैं निकालूंगा एसी का मान। किसका मान निकालूंगा, एसी का मान निकालूंगा। इतना पहले आप कॉपी में उतार करके नोट कर लीजिए। अब मैं निकालूंगा एसी का मान। अब मान हम किसका निकालेंगे, एसी का मान निकालेंगे। एसी का मान निकाल के निकालूंगा एसी। हम निकालेंगे यहाँ पर हम एसी का मान तो करनी के अंदर ए और सी। पहला बिंदु हो गया x1, y1 और दूसरा बिंदु जाएगा x2, y2। x2 का मान है 2 और x1 का मान है 3। इस कोष्टक का शुरू वाला 2, इस कोष्टक का शुरू वाला 3। तो x2 माइनस x1 मतलब कि 2 माइनस 3 की होल घात 2। x2 माइनस x1 मतलब कि 2 माइनस 3 की होल घात 2। उसके बाद इस कोष्टक का बाद वाला y2 और इस कोष्टक का बाद वाला y1। y2 माइनस y1, y2 का मान हो गया 3 तो y1 का मान हो गया 2। मतलब कि y2 का मान हो जाएगा 3 माइनस 2, y2 का मान 3 माइनस 2 की होल घात कितनी 2। यहाँ पर हमको छोटा सा लिख लेना है। एसी का जाएगा यहाँ पर आपका एसी बराबर का बराबर करनी की लग जाएगी यहाँ पर आपकी करनी। 3 ऋण का 2 धन का, 3 में से 2 का यहाँ पर बचेगा आपका 1। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह आएगा ऋण का, घात 2 को जाएगा घात 2, धन को जाएगा धन। 3 माइनस 2, 3 में 2 का बचेगा यहाँ पर आपका 1। करनी 2 को जाएगा करनी 2, घात 2 को जाएगा घात 2। एसी का जाएगा यहाँ पर आपका एसी बराबर का बराबर करनी का करनी। ऋण का वर्ग हो जाएगा धन और 1 का वर्ग हो जाएगा 1 1 कम 1। धन का हो जाएगा धन, 1 का वर्ग हो जाएगा 1 1 कम कितना जाएगा यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। एसी हो जाएगा एसी बराबर का बराबर अब करनी का करनी। 1 धन 1 और 1 होते हैं यहाँ पर आप कितने 2 होते हैं। तो करनी 2 का मान होता है 4 1 4 आता है। तो एसी का मान कितना निकल गया, एसी का मान निकल गया 1.4 4। एसी का मान निकल जाएगा 1.4 1 4।
अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 7 और 7 हो जाएंगे 8। इन दोनों का योग तीसरी से बड़ी है। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा 8, जो कि इससे बड़ा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा 8, जो कि इससे बड़ा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है। इन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है। इन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है ना। इतना उतार लिए। इतना उतारने के बाद अब इतना उतार देना आपने, इतना काफी नहीं उतारो। अब इसके आगे, अब इसके आगे यहां पर हम लिखेंगे उपयुक्त तीनों दूरियों में से किन्हीं भी दो दूरी का योग, किन्हीं भी दो दूरी का योग, किन्हीं भी दो दूरी का योग तीसरी दूरी से ज्यादा है। अतः दिए गए तीनों बिंदु ए, बी और सी मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। यहां पर हम लिखेंगे उपयुक्त दूरियों में, उपयुक्त दूरियों में किन्हीं भी दो दूरी का योग, उपयुक्त दूरियों में किन्हीं भी दो दूरियों का योग, किन्हीं भी दो दूरियों का योग, दूरियों का योग तीसरी दूरी से अधिक है। तीसरी दूरी से अधिक है। उपयुक्त दी हुई दूरियों में किन्हीं भी दो दूरी का योग तीसरी से अधिक है। किन्हीं भी दो का योग तीसरी से अधिक है। किन्हीं भी दो दूरी का योग तीसरी दूरी से अधिक है। अतः बिंदु ए कोमा बी कोमा सी मिलकर, अतः बिंदु ए बी सी मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं, एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा मैं, अगर आप ये चित्र बनाते हो तो आप रफ में बनाना, इसको आप उसमें मत बनाना, क्योंकि इसमें चित्र में यहाँ पर जो बना रहा हूँ उसको समझाने के लिए आप लोग को बताया हूँ कि चित्र परफेक्ट नहीं है। चित्र परफेक्ट है क्या? नहीं है। इसलिए मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया था किस प्रकार से यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। बाकी चित्र आपको सवाल में ही बनाना है, या फिर आप लोग को चित्र से हल करना है तो आप रफ में इसको कर सकते हो। त्रिभुज का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे त्रिभुज किस प्रकार का है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंपल सी बात है, हमारी जो पहली भुजा आई थी, हमारी पहली भुजा कितनी आई थी? सबसे पहले यहाँ पर जो हमारी ए बी भुजा थी, ए बी भुजा यहाँ पर आई थी हमारी करनी में 50। जब हमने करनी 50 को हल करे थे तो 7.05 निकल के आया था। दूसरी भुजा हमारी कितनी निकल के आई थी? करनी में 52 निकल के आई थी। निकल के आई थी करनी में 52, तो करनी में 52 को हमने हल करे थे तो मान आया था 7.2। तो तीसरी जो निकल के आई थी हमारी कितनी? करनी 2 निकल करके आई थी। मतलब कि बीसी भुजा है करनी 52, मतलब सबसे बड़ी भुजा है कौन सी? बीसी भुजा। जिस प्रकार से आपका बीसी, इस तरह का आपको त्रिभुज मिलेगा। एसी का मान कितना है? एसी का मान आता है करनी 2, सबसे बड़ा करनी 2। एबी का मान है करनी में 50 और बीसी का मान कितना है आप करनी में 52। एक प्रकार से यहाँ पर आपका समकोण त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज कैसा? आपका समकोण त्रिभुज। अब कैसे पर तो समकोण त्रिभुज है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण का वर्ग। समकोण जो त्रिभुज होता है, अब बारीकी समझ समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहा जाता है, यहाँ पर हम इसको बारीकी समझेंगे। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 अंश का होता है उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण सबसे बड़ी भुजा कहलाती है कर्ण, सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर आपकी कर्ण। हाँ, ये वाली भुजा होती है सबसे लंबी होती है उसको हम बोलते हैं कर्ण। करनी 52 सबसे लंबी होगी आपका कर्ण। ये वाली भुजा होती है आपकी खड़ी वाली, इसको बोलते हैं हम लंब, और जो वाला होता है यहाँ पर आपका आधा। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज एबीसी में
त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, इसमें हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगा देंगे? त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर हमारा क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का मान कितना? कर्ण का मान यहाँ पर कर्णी बावन, कर्ण का मान रख देंगे कर्णी बावन, कर्ण का मान कितना रख देंगे यहाँ पर? कर्णी बावन। कर्ण का वर्ग बराबर लंब, लंब का मान कितना है? लंब का मान है कर्णी दो, लंब का मान कितना रख देंगे? लंब का मान रख देंगे कर्णी दो, लंब का वर्ग धन आधार, आधार का मान कितना है? आधार का मान है कर्णी 50, तो आधार का मान रख देंगे कर्णी 50, आधार का मान कितना रख देंगे? कर्णी 50 का वर्ग। सूत्र होता है ये वाले उल्लेख कराती कर्ण, कर्ण का वर्ग मतलब कर्णी 52 का वर्ग, कर्णी 52 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब का मान होगा कर्णी 2, लंब का मान रख देंगे कर्णी 2 का वर्ग, धन का वर्ग धन आधार का वर्ग, आधार का मान हो जाएगा कर्णी 50, आधार का मान होगा कर्णी 50 का वर्ग। इस प्रकार से यहाँ पर हम मान रख देंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इस प्रकार से यहाँ पर हम मान को रख देंगे। क्लियर है? अब देखिए वर्ग से कर्णी कर दी यहाँ पर बचा आपका 52 बराबर का बराबर, वर्ग से कर्णी कर दी यहाँ पर बचा आपका 2, धन का होगा धन, वर्ग से कर्णी कर दी यहाँ पर बचा आपका कितना? 50, 52 हो जाएगा 52 बराबर का बराबर 50 तो हो जाएगा यहाँ पर आपका 52। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय की सत्यता की जांच हो रही है। और पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण त्रिभुज में ही काम करता है, कोई दूसरे त्रिभुज में काम नहीं करता। तो चूंकि यहाँ पर कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। अतः दिया गया त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः दिया गया त्रिभुज, क्या है आपका? समकोण त्रिभुज है, समकोण। अतः दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, अतः दिया गया त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज है। चलिए अगला सवाल जो रहेगा वो अब मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही। इस सवाल को आपको घर पे जाकर 2-3 बार प्रैक्टिस करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।